हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आपका जो चैप्टर चल रहा है या जिसे हम एक्ट बोले, जिसका नाम है रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट। उस एक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। इस पूरे चैप्टर के लिए ये एक अगला वीडियो है जिसके अंदर आपको टाइटल से समझ में आ रहा होगा हम क्या बात करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं किस तरीके से रियल एस्टेट यानी कि ये जो पूरा रेरा एक्ट है, ये रेरा किस किस के ऊपर अप्लाई होता है। तो ये हमको पता है कि ये अलॉटीज के ऊपर भी अप्लाई होता है, यानी कि जो बायर्स है, हम जैसे लोग हैं, जो प्रमोटर्स हैं, उनके ऊपर भी अप्लाई होता है। और इतना ही नहीं, जो भी प्रोजेक्ट बन रहा है उस प्रोजेक्ट को भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है अंडर दिस एक्ट। रेरा के अंदर उसे रजिस्टर करवाना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट को। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है, प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रमोटर को प्रोवाइड करनी पड़ती है, क्या वो रजिस्ट्रेशन जो दिया गया है यहाँ पर क्या हम उसको रिवोक कर सकते हैं, अगर रिवोक कर रहे हैं तो क्या उसको वापस से दिया जा सकता है। ये सब रिलेशंस जो है हमें यहाँ पर समझने होंगे। रिलेटेड प्रोविजंस है सेक्शन नंबर 3 टू सेक्शन नंबर 8, इसके बारे में बात करता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं रियल एस्टेट से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है। अगले वीडियो में बात करेंगे हम किसके बारे में, हम देखेंगे इसी से रिलेटेड जब आगे एजेंट्स की बात होगी, अलॉटीज की बात होगी, प्रमोटर्स की बात होगी। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स के बारे में। लेट्स स्टार्ट। सो दोस्तों, यहाँ पर बात शुरू होने वाली है रजिस्ट्रेशन के बारे में, यानी कि रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बट रजिस्ट्रेशन किन किन चीज़ों में आएगा पहले हमको वो देखना ज़रूरी है, जिससे आपको टाइमलाइन समझ में आएगी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हाट, हम किस रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। तो चलिए आ जाइए यहाँ पर हमारे नोट्स में, हम यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, अब ये रजिस्ट्रेशन सबसे पहले यहाँ पर बोला जाएगा कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कीजिए बॉस। यानी कि ये प्रोजेक्ट चालू होगा उससे पहले, प्रायर, क्या लिखा है, प्रायर कि प्रोजेक्ट चालू हो उससे पहले ही आपको उसका रजिस्ट्रेशन करवाना है अंडर दिस एक्ट। पहला पॉइंट। प्रोजेक्ट के अलावा और किसका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो यहाँ पर रेरा बहुत ही होशियार है। रेरा एक्ट को बनाया गया है कंज्यूमर यानी कि बायर्स यानी कि अलॉटीज के प्रोटेक्शन के लिए। तो जितने भी बीच में एजेंट्स हैं, ठीक है, जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं, उनको बोला गया है कि आपको भी रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है। तो ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ एजेंट्स, ये दोनों बातें हमको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद में दो चीज़ें हमें यहाँ पर डिस्कस करनी होगी। क्या दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर पर्सन्स कौन है। पहला है यहाँ पर हमारा प्रमोटर, ऑब्वियसली, यानी कि जो यहाँ पर प्रॉपर्टीज बना रहा है, बिल्डिंग्स बना रहा है, अपार्टमेंट्स बना रहा है, प्लॉट्स को काट रहा है, वो व्यक्ति जो है वो है प्रमोटर। तो उसके फंक्शंस, उसके ड्यूटीज, उसके पास पावर्स क्या है, उसको रजिस्ट्रेशन लेना है नहीं लेना है, कैसे लेना है, ये सब चीज़ें प्रमोटर के अंदर डिस्कस की जाएगी। और जो हमारे अलॉटीज़ है, अलॉटीज़ के पास भी कुछ ड्यूटीज़ है और कुछ पावर्स है अलॉटीज़ के पास भी, तो वो अपनी पावर्स कैसे यूज़ कर सकता है वो भी हमें डिस्कस करना है। तो अभी आने वाले इस वीडियो में और अगले वीडियो में हम इसी पूरे टाइमलाइन के आसपास घूमने वाले हैं। हम रजिस्ट्रेशन की बातें करेंगे, हम यहाँ पर प्रमोटर के ड्यूटीज़ के बारे में बात करेंगे, प्रमोटर के ऑब्लिगेशंस क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, एजेंट्स का रजिस्ट्रेशन कैसे होता है उसके बारे में बात करेंगे, अलॉटीज़ के ड्यूटीज़ क्या है उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि आने वाले दो वीडियोज़ के अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। ठीक है, अब वन बाय वन इसी सीक्वेंस में चलेंगे जैसे आपके मॉड्यूल के अंदर दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, और साथ में क्या लिख रखा है, एंड रियल एस्टेट एजेंट्स। तो हम एजेंट्स के बारे में अभी नहीं कर रहे हैं, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओनली एंड ओनली प्रोजेक्ट्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए, अब प्रोजेक्ट बन रहा है, प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दिया, 1 साल से कंस्ट्रक्शन हो गया, बाद में प्रमोटर भाई साहब गए किसके पास में, रेरा के पास में, सर हमारा प्रोजेक्ट है इसको रजिस्टर कर दो। रेरा उसको एक थप्पड़ मारेगी, वापस भेजेगी, बोलेगी बॉस काम चालू करने के पहले आना चाहिए ना, कोई तमीज़ है, एक बिल्डिंग पूरी बना दी और अब 1 साल बाद आ रहे हो और बोल रहे रजिस्ट्रेशन करवा दो। नहीं, कंपलसरी ये है कि हर एक प्रमोटर को अपना प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करने के पहले, प्रायर, उसको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसीलिए वर्ड क्या यूज किया गया है, प्रायर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट विद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या है, रेरा ही है। यानी कि अथॉरिटी का नाम लेंगे तो भी रेरा बोलने में आता है और एक्ट का नाम लेंगे तो भी रेरा बोलने में आता है। ठीक है, तो एक ही बात है। तो आप यहाँ पर ध्यान रखिए कि रजिस्ट्रेशन पहले होना चाहिए। प्रोजेक्ट को जब आप रेरा से यहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हैं पहले करिए। ठीक है, तो सेक्शन क्या बोल रहा है भैया, सेक्शन बोल रहा है
कि हम आपसे पहले रजिस्ट्रेशन क्यों ले रहे हैं, आपको मालूम है? हम आपसे पहले रजिस्ट्रेशन इसलिए ले रहे हैं कि जब तक आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा लेते हो तब तक आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर पाओगे, ना आप बेच पाओगे, ना आप मार्केट कर पाओगे, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये पॉइंट हम पहले भी देख के आ चुके हैं। यस, तो नो प्रमोटर शैल एडवर्टाइज, मार्केट, बुक, सेल। बुक सर यानी कि बुक भी नहीं कर सकते? अरे चैतन्य जैन के नाम पर एक फ्लैट बुक कर दिया, इतना तो कर सकते कि नहीं कर सकते? नहीं, आप बुक भी नहीं कर सकते, आप सेल भी नहीं कर सकते, आप ऑफर फॉर सेल भी नहीं कर सकते। सर एक होर्डिंग लगा दी छोटी सी और हमने फोटो लगा दिया कि हमारी प्रॉपर्टी बन रही है, देखिए ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया है इसका, क्या ये फोटो लगा सकते हैं वहां पर? हम नहीं लगा सकते। आप ऑफर फॉर सेल भी नहीं कर सकते हैं, आप किसी को इनवाइट नहीं कर सकते हैं परचेस करने के लिए कि आइए हमारा प्लॉट, अपार्टमेंट, बिल्डिंग जो भी है आप इसको देखिए और आप इसको खरीदिए, नहीं। तो इन्होंने पहले लिख दिया कि कोई भी प्रमोटर बिना रजिस्ट्रेशन के, सो रेरा के साथ में रजिस्ट्रेशन करवाए बिना आप यहाँ पर कोई भी प्रमोटर कोई भी प्रॉपर्टी के साथ में ये सब हरकत नहीं कर सकता है, ठीक है। आगे उन्होंने क्या लिखा है, प्रमोटर एक एप्लीकेशन देगा अथॉरिटी को रजिस्ट्रेशन के लिए अगर उसका प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है तो भी। ओके ओके ओके, तो पूरा पैराग्राफ पढ़ने से पहले काम करते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, इस टाइमलाइन को आप बनाइए, यहाँ पर आप लिखिए कि रेरा इस डेट पर आया है। वो डेट क्या आपको याद है? सर हमको याद नहीं है, आप बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे आपको। 1 मई को 2017 को सारे के सारे, कितने सारे के सारे 92 सेक्शंस यहाँ पर इन फोकस आ गए थे। तो अगर इस डेट के पहले मेरा प्रोजेक्ट ऑनगोइंग है, मेरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और कंडीशन क्या है, वो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो बात तो ठीक है, बट आपको सीसी नहीं मिला है, सीसी नहीं मिला है। देखिए काम पहले चालू हुआ और काम कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी मिल गया, तो फिर तो रेरा की बात ही नहीं आई ना। मतलब इस डेट के पहले काम भी चालू हुआ और सीसी भी मिल गया, तो फिर बात ही खत्म। अब बाद में रजिस्ट्रेशन हम क्यों लेंगे? नहीं लेंगे। हाँ, सीसी अगर नहीं मिला है तो यस, फिर आपको रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। कितने टाइम में रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है? तो उन्होंने बोला है 3 मंथ्स। जब से ये एक्ट आया है उसके 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। सो ये बात हो गई 3 मंथ्स की, यानी कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट था, है, और सीसी उसका नहीं मिला है, रेरा फोकस में आ चुका है, 3 मंथ्स के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दे देना, बात खत्म, ठीक है। आगे क्या चल रहा है, अगर अथॉरिटी को ठीक लगता है कि ऑलर्टीज के इंटरेस्ट में ये जो प्रोजेक्ट है जो डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, उसकी रिक्वेस्टेड परमिशन मिलनी चाहिए, तो लोकल अथॉरिटी खुद आगे रहकर डायरेक्ट कर सकती है, ऑर्डर दे सकती है किसी भी पर्सन को कि आप आपकी इस प्रोजेक्ट को हमारे साथ में रजिस्टर करवाओ। यानी कि जो प्रोविजन है इस एक्ट के, ये रूल्स के, ये जो रेगुलेशंस है, वो सब शैल अप्लाई टू सच प्रोजेक्ट्स फ्रॉम दैट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। उस रजिस्ट्रेशन के डेट के बाद में सारे प्रोविजन स्टार्ट होंगे उनके ऊपर अप्लाई होना। मतलब सर सामने वाला आए या ना आए, अगर यहाँ पर अथॉरिटी को लगता है कि इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है तो वो उसका भी करवा सकती है, ठीक है। तो ये बात हो गई सबसेक्शन नंबर 1 के अंदर। सेक्शन नंबर 3 में कि आपको प्रोजेक्ट्स रजिस्टर करवाना कंपलसरी है। पहली बात तो ये प्रायर रजिस्ट्रेशन चाहिए हमको। प्रायर रजिस्ट्रेशन के बाद उन्होंने एक पॉइंट बोला कि अगर ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है तो उसका ये टाइमलाइन आपको फॉलो करनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, आगे क्या बोला उन्होंने, सबसेक्शन नंबर 2 बोल रहा है एग्जम्पशन के बारे में, कि इन लोगों को यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका प्रोजेक्ट चल रहा है उसके सभी फेजेस जितने भी है, ऑल फेजेस को मिलाकर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, फॉर ऑल फेजेस, अगर ऑल फेजेस मिलाकर आपका जो एरिया है वो 500 स्क्वायर मीटर से कम है, ठीक है, कम है, या फिर और लिखा है आपके नंबर ऑफ फ्लैट्स जो है या अपार्टमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ वो कितने हैं, 8 है या लेस देन 8 है, इनमें से अगर कोई भी चीज़ है, और लिखा है और, ठीक है, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट इनमें से अगर एक भी चीज़ ऊपर निकल गई, यानी कि आपका एरिया तो 200 स्क्वायर मीटर्स है, हाँ, और आपने जो फ्लैट है वो 10 निकाल दिए उसके अंदर, तो भी आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो जहाँ पर आपकी जो लैंड है वो 500 को एक्सीड नहीं कर रही है, या आपके नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स है सभी फेजेस के मिलाकर वो 8 को एक्सीड नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। एग्जम्पशन नंबर 1, गवर्नमेंट चाहे तो इस 500 को और रिड्यूस कर सकती है, 8 अपार्टमेंट्स की लिमिट को और रिड्यूस कर सकती है, जैसी उसकी इच्छा होगी। चलिए, दूसरा उन्होंने क्या बोला कि जिसको सीसी पहले ही मिल गया हो, अभी ऊपर देख के है ना, इनको सीसी नहीं मिला था भाई साहब, इसीलिए उनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है, पर जिनको सीसी पहले ही मिल गया है तो इसको आप ऐसे याद रखिए, ठीक है। ये टाइमलाइन ड्रॉ करिए, यहाँ रेरा लिखिए, ठीक है,
कंस्ट्रक्शन यहाँ चालू हुआ और सीसी भी यहाँ मिल गया, दोनों एक ही तरफ है, तो क्या यहाँ पर रेरा की ज़रूरत है? ज़रूरत नहीं है। और ऊपर क्या था, इसको ऐसे कंपैरिजन करिए, ये रेरा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन यहाँ चालू हुआ और सीसी बाद में मिलेगा, तो क्या यहाँ पर रेरा की ज़रूरत है? यस ज़रूरत है, ठीक है। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। पॉइंट नंबर 3, उन्होंने बोला भैया कि आप रीडेवलपमेंट कर रहे हो, आप रिपेयर कर रहे हो, आप रिनोवेट कर रहे हो, पर उसके अंदर ना कुछ भी मार्केटिंग की ज़रूरत नहीं है, एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है, कोई भी नए अलॉटमेंट नहीं हो रहे हैं। सर एक्सप्लेन कीजिए, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ऑलरेडी 15 अपार्टमेंट्स का एक प्रोजेक्ट था, उन 15 के 15 अपार्टमेंट्स को डिमोलिश कर दिया और उनकी जगह फिर से नए 15 क्या बनाए, उन्होंने नए 15 अपार्टमेंट्स बनाए, नए 15, ठीक है। अब ना इसमें कोई एडवर्टीजमेंट हो रहा है, ना इसमें कोई मार्केटिंग हो रहा है, ना किसी नए लोगों को यहाँ बेचा जा रहा है, कोई भी सेल नहीं हो रहा है, पुराने जो लोग हैं उन्हीं को 15 फ्लैट मिल रहे हैं। आप बोलेंगे सर 8 के ऊपर है, अरे 8 के ऊपर है, बट वो जो रीडेवलपमेंट वाला केस है वो रिन्यू हो रहा है, वो रिपेयर हो रहा है, रिनोवेट हो रहा है, बट उसमें कोई मार्केटिंग ही नहीं है ना, नए अलॉटमेंट नहीं है ना, इसीलिए यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए एग्जाम्पल थोड़ा उल्टा करते हैं। यहाँ पर सर 7 फ्लैट्स थे पहले, इन 7 फ्लैट को यहाँ पर डिमोलिश करा और इसकी जगह सर 11 फ्लैट नए बनाए। ओहो हो सर, मतलब 4 नए लोगों का अलॉटमेंट हो रहा है, तो आपको लोगों को बुलाना पड़ेगा, नया अलॉटमेंट करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर आपको रेरा का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो उनका कहना है कि जहाँ पर ये सब चीज़ें ना हो, विच डज नॉट इन्वॉल्व मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, सेलिंग और न्यू अलॉटमेंट, आपको वहाँ भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। हेंस एग्जाम्पशन नंबर 3, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों एग्जाम्पशन यहाँ पर लिखे हुए हैं। एग्जाम्पशन नंबर 1 500 और 8 वाला, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। एग्जाम्पशन नंबर 2 सीसी और एग्जाम्पशन नंबर 3 रीडेवलपमेंट, रीडू के नाम से आप याद रखिए इसको, ठीक है। चलिए, तो ये बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 4 पे। सेक्शन नंबर 3 में हमने रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन किस तरीके से हो रहा है? सबसे पहला पॉइंट रजिस्ट्रेशन का, प्रायर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। दूसरा ऑनगोइंग है, सीसी नहीं मिला है, 3 मंथ्स के अंदर अंदर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। तीसरा एग्जाम्पशन के 3 पॉइंट्स, ठीक है। बस ये आपको याद रखना है, सेक्शन नंबर 3 में 3 पॉइंट्स। अब आते हैं सेक्शन नंबर 4 पे, जरा हेडिंग पढ़िए आप। रजिस्ट्रेशन करना है सर, समझ गए, करना है। एप्लीकेशन कैसे देंगे, एप्लीकेशन क्या देना है, किसको देना है, ये बताइए। तो देखिए सेक्शन नंबर 4 में एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स। लेट्स सी, चलिए एप्लीकेशन देना है, ऑब्वियसली अथॉरिटी को देना पड़ेगा। यहाँ पर अथॉरिटी कौन है? रेरा, रेरा हमारी यहाँ पर अथॉरिटी है, बराबर है। सो दिस सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर द एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो शॉर्ट में फटाफट देखते हैं। एवरी प्रमोटर को एप्लीकेशन देना पड़ेगा, बराबर बात है, यस। किस? इन सच फॉर्म, मैनर एंड विद इन सच टाइम एंड अकम्पनीड बाय सच फी एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उन्होंने बोला कि एक फॉर्म डिसाइडेड है, फीस डिसाइडेड है, डॉक्यूमेंट्स डिसाइडेड है, उन सब के हिसाब से हर प्रमोटर को एक एप्लीकेशन देनी है अथॉरिटी को। चलिए अब आप बताइए सर डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं। तो डॉक्यूमेंट नंबर 1 में सबसे पहली बात, चलो लॉजिकली आप इस चीज़ को मत देखिए, आप मुझे बात करिए कि मैं अथॉरिटी हूँ और आप मेरे पास में यहाँ पर आए हो कि सर हमारा ये प्रोजेक्ट है, इसको रजिस्टर कीजिए। तो आप ही बताइए कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे देंगे, राइट। तो सबसे पहली बात, ये प्रोजेक्ट है, आप मेरे पास में आए, प्रोजेक्ट का नाम दोगे, प्रोजेक्ट की डिटेल्स दोगे, प्रोजेक्ट की साइज़ दोगे, प्रोजेक्ट के पूरे प्लान्स मुझे सबमिट करोगे कि सर इतना प्लान है, इतना एरिया है। अच्छा, आपने कौन कौन से पेंडिंग आपके पास में अप्रूवल्स है, आप उनकी लिस्ट भी दोगे कि अभी तक हमने ये अप्रूवल्स नहीं है, हमने बीएमसी से पानी का अप्रूवल नहीं लिया है, हमने इलेक्ट्रिसिटी का अप्रूवल नहीं लिया है, हमने ये नहीं लिया है और इस डेडलाइन के साथ में हम लेने वाले हैं, हम इतने डेट पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करने का सोच रहे हैं, हमारी डेडलाइन है, राइट। मतलब कि पूरा आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन तो देनी ही होगी इन शॉर्ट। उसके अलावा आपको क्या देना होगा? उसके अलावा आपको प्रमोटर की इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, यानी कि आपकी खुद की, कि आपका नाम क्या है, आपका पैन नंबर क्या है, आप प्रमोटर हो, आपने इससे पहले कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए, कि आपको ये भी देना पड़ेगा, बिल्कुल। तो पहले प्रोजेक्ट्स, आपके जो पास्ट में प्रोजेक्ट है वो भी आप यहाँ पर रेरा को बताओगे कि पिछले 5 साल में बॉस हमने इतने इतने प्रोजेक्ट्स किए हैं और इतने इतने प्रोजेक्ट्स अभी भी कर रहे हैं, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज में या जो प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी बना चुके हो उनके भी डॉक्यूमेंट देखने पड़ेंगे रेरा को कि भैया पास्ट रिकॉर्ड, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देख लो क्या है, कैसा रहा है। पिछले 3 साल में इन्होंने 10 प्रोजेक्ट करे हैं, 10 के 10 का सीसी ये रहा, मतलब कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओसी ले चुके हैं, सारे डेडलाइन मैच करी थी, उसके सारे पेपर्स आपने हमको दे दिए, राइट। तो मतलब पिछले पास्ट प्रोजेक्ट्स की भी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, प्रेजेंट प्रोजेक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी और खुद की भी इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स में मैं जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली है सब यहाँ पर आ चुकी है।
तो चलिए, तो यहाँ पर आपको बताता हूँ वन बाय वन, यहाँ पर जो जो मैंने बोला है सब ऑलरेडी इंक्लूडेड है। लेट्स सी। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट फटाफट देखते जाते हैं। सबसे पहला यहाँ पर नाम क्या आएगा, ब्रीफ डिटेल दे दो भैया। किस चीज़ की ब्रीफ डिटेल मांग रहे हो आप एंटरप्राइज की डिटेल्स मांग रहे हो। ओ हो, मतलब सर प्रोजेक्ट की आपने बात कही थी हमको और आपने कहा था प्रमोटर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो प्रमोटर की कंपनी कौन सी है, एंटरप्राइज का नाम, उसका एड्रेस, टाइप यानी कि आप प्रोप्राइटरशिप हो, कंपनी हो, आप पार्टनरशिप फर्म हो, आप क्या हो, ठीक है, आपको वो भी बताना पड़ेगा। और आपको खुद के रजिस्ट्रेशन के पर्टिकुलर्स बताने पड़ेंगे, खुद का नाम बताना पड़ेगा और प्रमोटर का फोटोग्राफ भी दिखाना पड़ेगा, बराबर है। तो ये सबसे पहला इन्फॉर्मेशन जो मांगी गई है डॉक्यूमेंट, उसमें क्या है, एंटरप्राइज का आप नाम लिख लीजिए, ठीक है, मतलब एंटरप्राइज का डिटेल्स और प्रमोटर की डिटेल्स, राइट, मतलब खुद का परिचय देकर आगे बढ़िए आप, ठीक है। अब बात करिए कि आप कौन सा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट की डिटेल्स आ जाएगी यहाँ पर। ओके, प्रोजेक्ट की डिटेल्स में क्या मांग रहे हैं भाई साहब, प्रोजेक्ट की डिटेल्स में मांग रहे हैं कि पिछले 5 साल के अंदर, ओ हो, चाहे वो ऑलरेडी खत्म हो गया हो या फिर अंडर डेवलपमेंट हो, कोई भी हो, जैसा भी केस हो, उसका करंट स्टेटस बताइए कि कंप्लीटेड है, कि अंडर गोइंग है और कब तक कंप्लीट होगा, कोई डिले आपने किया है क्या कंप्लीशन में अभी तक, कोई केस पेंडिंग है क्या उससे रिलेटेड, और टाइप ऑफ लैंड क्या है और उसका पेमेंट पेंडिंग है कि नहीं है। तो ठीक है, प्रोजेक्ट में आपको सबसे पहले यहाँ पर लिखना पड़ेगा पास्ट, प्रेजेंट, ठीक है। तो पास्ट के अंदर आपको क्या, पिछले 5 साल का आपको रिकॉर्ड देना पड़ेगा। 5 साल में चाहे वो अंडर डेवलपमेंट हो या फिर कंप्लीट हो, आपको सबका करंट स्टेटस CS आपको देना पड़ेगा, राइट। करंट स्टेटस के साथ में आपको और क्या इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, और भी दूसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि कुछ डिले हुआ है क्या, किस चीज़ में, कंप्लीशन में या पेमेंट में कुछ डिले हुआ है क्या, एटसेट्रा, ऐसी सब इन्फॉर्मेशन आपको साथ में देनी पड़ेगी, ठीक है। अब उसके साथ में ये जो प्रोजेक्ट्स आप दे रहे हो ना पास्ट वाले, उसका ना सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, ठीक है। तो इन प्रोजेक्ट्स के हमको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे। तो उन्होंने बोला सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में क्या लोगे आप, यहाँ पर कोई मेन्यू नहीं है रेस्टोरेंट के कि क्या लेंगे आप पूछा जा रहा है, आपको देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा आपको, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। यार अगर आपने काम चालू किया है तो आपके पास कमेंसमेंट सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ना, तो वो दो आप, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से जो आपको मिला है, राइट। उसके अलावा और भी कोई दूसरी चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल हो तो आपको देना पड़ेगा। वेयर द प्रोजेक्ट इज प्रपोज टू बी डेवलप इन फेजेस, अगर फेजेस में डेवलप किया जा रहा है उस प्रोजेक्ट को, तो एक अप्रूवल चाहिए रहेगा कमेंसमेंट सर्टिफिकेट का हर एक फेज के लिए, ठीक है। फॉर सच फेजेस सबका अलग अलग CC आता है, वो भी आप हमको दीजिए। तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मेन फोकस हमारा CC है, यानी कि कमेंसमेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है। अब उसके बाद में आप बात करिए प्रेजेंट की, प्रेजेंट की बात करिए। तो जो प्रोजेक्ट आप अभी प्रपोज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि आप जो प्रेजेंट में लाना चाह रहे हैं, उसके आपको सारे प्लान्स बताने पड़ेंगे। प्लान्स में क्या आता है, स्ट्रक्चर्ड, सैंक्शनड, सारे लेआउट प्लान वगैरह सब कुछ आता है यहाँ पर। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपको मिला हो वो आपको यहाँ पर प्लान्स भी सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आपने नॉर्मल प्लान्स दे दिए, नॉर्मल प्लान्स के साथ में आपको और क्या देना पड़ेगा, द प्लान्स ऑफ डेवलपमेंट वर्क्स टू बी एग्जीक्यूटेड इन द प्रपोज प्रोजेक्ट एंड द प्रपोज फैसिलिटीज टू बी प्रोवाइडेड, यानी कि उसके अलावा बाकी फैसिलिटीज आप कैसे प्रोवाइड करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर की, फायर फाइटिंग की, इमरजेंसी इवैक्यूएशन की, रिन्यूएबल एनर्जी की, तो इन सब का प्लान भी आपको बताना पड़ेगा कि आप कैसे कैसे यहाँ पर चीज़ें यूज़ करने वाले हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, सर आप जो प्रेजेंट प्रोजेक्ट बता रहे हो ज़रा ये तो बताओ कि वो कौन सी लैंड के ऊपर बना हुआ है, तो लैंड या लोकेशन की भी तो डिटेल्स हमको चाहिए रहेगी, बराबर ना। तो ये देखिए अगला पॉइंट आ गया, लोकेशन डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट विद क्लियर डिमार्केशन ऑफ लैंड डेडिकेटेड फॉर द प्रोजेक्ट अलॉन्ग विद इट्स बाउंड्रीज, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम दिस एरिया टू दिस एरिया, यहाँ तक फेंसिंग है, यहाँ पर फेंसिंग है, ये जो बीच का एरिया है, ये इस एरिया में हमारा लैंड बनेगा, यहाँ पर प्रोजेक्ट हमारा खड़ा होगा। एल्टीट्यूड्स के साथ में आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ में, ठीक है। अच्छा ये बात हो गई, प्रोजेक्ट बना दोगे आप। प्रोजेक्ट बनाने के बाद में आप जब अलॉट करना चालू करोगे तो आप अलॉटमेंट लेटर बनाओगे ना, जो आप कस्टमर्स को देने वाले हो, तो उसका एक प्रोफार्मा हमको दो, यानी कि एक एग्जांपल हमको बताओ जरा आप कि सर इस तरीके से ये अलॉटमेंट लेटर रहेगा। अच्छा बड़ा होता है अलॉटमेंट लेटर, उसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी रहती है, कब से कब तक, यहाँ पर प्रोजेक्ट की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी उसके अंदर लिखी हुई रहती है, कितने फ्लोर्स रहेंगे, क्या प्लान है, आपको जिस फ्लोर पर आप उस फ्लैट को दे रहे हो उस पूरे फ्लोर का फ्लोर प्लान भी आपको अलॉटमेंट लेटर के साथ में अटैच करना पड़ता है, ताकि मुझे पता रहे कि यार मेरी इस फ्लोर पर कितने और दूसरे अपार्टमेंट्स है, उनकी क्या साइज है, इवैक्यूएशन प्लान क्या है, कहाँ से क्या लाइन जा रही है, इतनी इंफॉर्मेशन आपको अलॉटमेंट लेटर में देनी पड़ती है, ठीक है।
सो आपको अलॉटमेंट लेटर देना पड़ेगा, उसका एक प्रोफार्मा एग्जांपल हमको बताइए। एग्रीमेंट फॉर सेल यानी कि जब फाइनल एग्रीमेंट फॉर सेल होगा उसका भी हमको एक यहाँ पर प्रोफार्मा चाहिए रहेगा, और कन्वेंस डीड का भी हमको चाहिए रहेगा। इस तरीके से आपको प्रोफार्मास भी देने पड़ेंगे, ठीक है। उसके अलावा आप क्या है, साइज ऑब्वियसली, कारपेट एरिया कितना रहेगा, नंबर, टाइप, यानी कि भैया 15 फ्लैट है, 250 स्क्वायर फीट के हैं, और एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, और इसका इतना कारपेट एरिया है। ये सब आपको वहां पर बताना पड़ेगा, 2 BHK 3 BHK एवरीथिंग, ठीक है। सो अभी तक क्या हो गया, अगर आप हमारी लिस्ट के साथ जाएंगे तो प्रेजेंट प्लान्स की हम बात कर रहे हैं, यानी प्रेजेंट जो प्रपोज कर रहे हैं हम उसकी, तो उसके प्लान्स दिए हमने, लैंड की इन्फॉर्मेशन दी, वहां पर हम सारे फ्लैट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि फ्लैट्स का साइज क्या है, नंबर्स क्या है, एरिया क्या है, ठीक है। ये सब हमने दे दिया वहाँ पर, ऑब्वियसली सारी चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं। इसके साथ में हमने क्या अदर प्लान्स भी यहाँ पर हमने एक्सप्लेन करे, जैसे कि हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी कैसे यूज़ करने वाले हैं, हम इसके अलावा यहाँ पर इवैक्यूएशन प्लान कैसे रखेंगे, फायर का नॉर्म्स क्या रहेगा, ये सब भी आपको बताने पड़ेंगे। और क्या है, तो प्रोफार्माज ऑब्वियसली, तो प्रोफार्माज में हमने क्या देखा, 3 प्रोफार्मा। एक तो अलॉटमेंट का लेटर दीजिए आप, साथ में आप एग्रीमेंट फॉर सेल भी बताइए कैसे बनाएंगे, और कन्वेंस डीड जो रहेगी उसका भी एक एग्जाम्पल हमको सेट करके बताइए, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। इसके बाद में अब और क्या चीज़ें देनी पड़ेगी यार, और कुछ गैरेज वगैरह दे रहे हो, पार्किंग दे रहे हो, तो उसकी भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमको बताना। इतना ही नहीं, आपके जो एजेंट्स हैं, ठीक है, तो जो एजेंट्स आपके इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उनके भी आप नाम हमको बताओ, और उनके एड्रेस आप हमको बताओ। अब अदर पीपल की लिस्ट चालू होगी, तो एजेंट आ गए, इंजीनियर आ गया, कॉन्ट्रैक्टर आ गया, आर्किटेक्ट आ गया, इन सब के भी नेम, एड्रेसेस वगैरह आपको सब कुछ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हमारी अदर डिटेल्स में, अदर पर्सन इन्वॉल्व, ठीक है। तो अदर पर्सन्स में कौन कौन आ गया यहाँ पर, सबसे पहले आएंगे एजेंट्स, उसके बाद में आएंगे इंजीनियर्स, उसके बाद में आएंगे डिजाइनर्स, उसके बाद में आएंगे आर्किटेक्ट, ठीक है, एक्सेट्रा, ये सब लोग यहाँ पर आ जाएंगे। कॉन्ट्रैक्टर इंपॉर्टेंट है, उनका नाम भी यहाँ पर लिखिए, ठीक है। तो ये अदर पर्सन की लिस्ट आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी। नाउ एक डिक्लेरेशन दीजिए फिर आखिरी में आप एफिडेविट पर लिखकर कि जो लीगल टाइटल है वो हमारे पास में ही है और एकदम सही है, और हम इस प्रॉपर्टी को ओन करते हैं। कौन बोल रहा है, प्रमोटर बोल रहा है। हमारी जो लैंड है वो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस है, यानी कि उसके ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएटेड नहीं है। ऐसा ना हो कि मैंने फ्लैट खरीद लिया, बाद में कोई बैंक आया कि सर आपने फ्लैट क्यों खरीदा, इसके ऊपर तो लोन है, अब आपको चुकाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो लैंड है वो फ्री फ्रॉम ऑल इनकम्बरेंसेस, यानी कि चार्जेस से फ्री होना चाहिए। जो लैंड है उसका लीगल टाइटल है वो वैलिड होना चाहिए। टाइम पीरियड बताइए कि आप कब तक कंप्लीट करने वाले हैं प्रोजेक्ट को, और जो 70% पैसा जो आता है वो आपको एक अलग से शेड्यूल बैंक के अंदर डालना पड़ता है। यस, हमको पता है। आप उसको विड्रॉ क्या कर पाओगे, नहीं, आप उसको विड्रॉ नहीं कर पाओगे। कौन, आप मतलब प्रमोटर। बट ऐसा नहीं हो सकता ना यार, रोज प्रोजेक्ट में पैसे लग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कॉस्ट तो रिकवर करनी पड़ेगी ना। तो उन्होंने बोला ठीक है, एक काम करो, आप इस रेशियो में आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हो। जिस रेशियो में आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलते जाएगा उस रेशियो में आप विड्रॉ करते रहना। तो आपका प्रोजेक्ट अगर 30% कंप्लीट हो गया है तो 30% पैसा आप विड्रॉ कर सकते हो, सीधी सी बात है, ठीक है। तो यही पॉइंट, डी पॉइंट इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। यही बात उन्होंने लिखी है, इन प्रपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट बात, सारे अकाउंट्स मेंटेन होंगे, राइट। उन अकाउंट्स का ऑडिट भी होगा। ऑडिट कितने टाइम में होना चाहिए, 6 मंथ्स के अंदर अंदर होना चाहिए। कब से, आपका फाइनेंशियल ईयर जब एंड हुआ है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको यहाँ पर आपके अकाउंट्स का ऑडिट करवाना पड़ेगा, ठीक है। फ्रॉम ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर आपको ऑडिट करेगा। उसके अलावा बाकी सारे पेंडिंग अप्रूवल की लिस्ट दीजिए, फर्निश कीजिए, जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स चाहिए और अदर इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सब आपको बतानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर सारे पॉइंट्स कवर हो गए जो रिलेटेड टू व्हाट है कि एप्लीकेशन के साथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं। तो एक ज़रा इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहले आप एंटरप्राइज का और प्रमोटर का इन्फॉर्मेशन दीजिए। प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन देना चालू करो। पास्ट के 5 साल की जो कंप्लीट हो चुके हैं, अंडर डेवलपमेंट है, उनके वहाँ पर कंप्लीशन सर्टिफिकेट दीजिए, बराबर है। और उनका करंट स्टेटस बताइए, आप डिले हुआ है कि नहीं हुआ है, कोई पेमेंट वहां पर रुका है नहीं रुका है, वो सब आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी बन गया है, यानी कि प्रपोज कर रहे हैं हम जिसको, उसके प्लान्स, उसके लैंड की इन्फॉर्मेशन, फ्लैट की इन्फॉर्मेशन, अदर प्लान्स, प्रोफार्मा दीजिए, अदर पर्सन्स के बारे में इन्फॉर्मेशन दीजिए, एजेंट कौन है, इंजीनियर कौन है, कॉन्ट्रैक्टर कौन है, ये सब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट दीजिए। कमेंसमेंट सर्टिफिकेट किसका, जो पहले के प्रोजेक्ट आपके चल रहे हैं उनका आपको देना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी लास्ट में जो हमने लिखना रहेगा यहाँ पर, वो ये है
एफिडेविट आपको देना पड़ेगा। एफिडेविट में क्या क्या चीज़ें देंगे बॉस हम, देखिए एफिडेविट में हम लिखेंगे सबसे पहली बात कि जो लैंड है ना उसका लीगल टाइटल हमारे पास में है, ठीक है, लीगल टाइटल वैलिड है, ये बात हम लिख के देंगे। और क्या लेंगे कि जो लैंड है उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है, इनकम्बरेंसेस नहीं है, ठीक है। और क्या लिख के देंगे हम, 70% जो पैसा हमने शेड्यूल बैंक के अंदर डाला है हम उसको विड्रॉ करेंगे, किस हिसाब से, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के हिसाब से हम उसको विड्रॉ करेंगे। जो डेडलाइन है हम वो लिख के देंगे कि हम इस डेडलाइन पर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपको शो करनी है। और ये आपके नोट्स बन गए हैं किस चीज़ के, सेक्शन नंबर 4 के यहाँ पर नोट्स बन गए हैं, जो आपको ये बता रहा है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन प्रोजेक्ट का देनी है तो उसके साथ में ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब गाड़ी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और हम चलते हैं सेक्शन नंबर 5 की तरफ। हमने यहाँ पर हेडिंग में बोला है कि आपको 3 to 8 तक मैं ले जाने वाला हूँ, तो 3 और 4 हो गया है, 5th पे हम आ गए हैं। आइए देखते हैं छोटे छोटे सेक्शन है अब ये क्या बोल रहे हैं। चलो तो सेक्शन नंबर 5 में डायरेक्टली हम इस पॉइंट पर उतरते हैं। यहाँ पर आपको समरी टेबल दी गई है कि अब रजिस्ट्रेशन आपको दिया जाएगा 5 के अंदर। तो हुआ क्या है, 3 के अंदर बोला है रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, 4 में बोला है एप्लीकेशन देना है, 5 में बोल रहे हैं कि आपको हम रजिस्ट्रेशन देंगे। तो कितने टाइम में देंगे, 30 दिन के अंदर अंदर हम आपको रजिस्ट्रेशन दे देंगे। आपने आके हमको बोला एप्लीकेशन दी, हम 30 दिन के अंदर आपको दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं ये बता देंगे आपको, ठीक है। हो सकता है ना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो जाए यहाँ पर, राइट। तो देखिए यहाँ पर पहला चीज क्या है कि अथॉरिटी 30 दिन के अंदर अंदर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन दे देगी। दूसरा क्या है, वो 30 दिन के अंदर आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगी। और तीसरा क्या है कि वो 30 दिन में रिप्लाई नहीं कर पाई, फेल्ड, यानी कि वो कुछ बोल ही नहीं पाई कि दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, कुछ नहीं बोल पाई, ठीक है। तो क्या होगा, सबसे पहले बात करते हैं कि अगर रजिस्ट्रेशन आपको दिया जा रहा है तो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाएगा, लॉगिन आईडी दे दी जाएगी और पासवर्ड दे दिया जाएगा। आप वेबसाइट पर जाकर वहाँ पर लॉगिन करके देख सकते हैं। अगर मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दी है, तो उसके रीजंस और आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दी जाएगी, ठीक है। अगर 30 दिन के अंदर हम आपको रिप्लाई नहीं कर पाए यानी कि अथॉरिटी, तो आपका डीम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। वाओ, डीम रजिस्ट्रेशन, यस डीम रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। 30 दिन आपके निकल चुके हैं, तो आने वाले 7 दिन के अंदर अंदर आपको लॉगिन आईडी और आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, ठीक है। तो एकदम मस्त हो गया ना, 30 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं किया तो आने वाले 7 दिन में डीम रजिस्ट्रेशन हो गया और लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो ये था सेक्शन नंबर 5। अब बात करते हैं सेक्शन नंबर 6। सेक्शन नंबर 6 थोड़ा चिंदी बात कर रहा है। वो क्या बोल रहा है, एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, क्या रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है। सो यहाँ पर क्या एक्सटेंशन हो सकता है क्या, यस रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड किया जा सकता है यानी कि आगे बढ़ा जा सकता है। बिकॉज ऑफ व्हाट रीजंस, तो यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है फोर्स मेजोर। फोर्स मेजोर मतलब क्या होता है कि ये क्लॉज डाला जाता है हर किसी एक्ट के अंदर, हर किसी एग्रीमेंट के अंदर कि ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि यार अब यहाँ पर हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। जैसे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, वॉर हो सकती है, फ्लड आ सकता है, ड्रॉट हो सकता है, कोरोना वायरस आ सकता है, यस। तो ये सब चीजें अगर आ जाती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जो आपके हाथ में नहीं है, तो उस फोर्स मेजोर की वजह से यहाँ पर सेक्शन नंबर 5 बोलता है कि रजिस्ट्रेशन जो ग्रांट किया जाना था, ठीक है, वो क्या बोला उन्होंने, ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय प्रमोटर ड्यू टू फोर्स मेजोर इन सच फॉर्म एंड ऑन पेमेंट ऑफ सच फी मे बी प्रिस्क्राइब्ड। उन्होंने बोला एक्सटेंड कर सकते हैं, बिल्कुल एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसा दे दो, उस फॉर्म के अंदर आप बता दो। बट उन्होंने क्या बोला है, शेल नॉट एक्सीड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा नहीं होता, ठीक है, मैक्सिमम 1 ईयर का टाइम आपको दिया जाएगा। हाउएवर अथॉरिटी इन रीजनेबल सर्कमस्टांसेस विदाउट डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द प्रमोटर बेस्ड ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस एंड फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग एक्सटेंड द रजिस्ट्रेशन ग्रांटेड टू अ प्रोजेक्ट फॉर सच टाइम। अब यार हमने बोला रजिस्ट्रेशन आपको दिया गया था इस टाइम से इस टाइम के पीरियड तक, इसमें ऐसे कुछ सर्कमस्टेंसेस आ गए जिसकी वजह से यहाँ तक काम नहीं हो पाया, तो इसको मैक्सिमम 1 ईयर तक एक्सटेंड कर दिया जाएगा। पर उसकी शर्त क्या है कि प्रमोटर का कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है, नो डिफॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ प्रमोटर, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ऑब्वियसली दी जाएगी, तभी यहाँ पर काम किया जाएगा आगे, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो तो। फोर्स मेजोर का यहाँ पर मतलब हमने समझ लिया है, ठीक है। तो एक्सटेंशन रजिस्ट्रेशन का हो सकता है सेक्शन नंबर 6 के हिसाब से, वो बात हमने यहाँ पर कर ली है। अब आपका रजिस्ट्रेशन एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपके रजिस्ट्रेशन को हम वापस ले भी सकते हैं, रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है बच्चों, राइट। अब रिवोकेशन कब होगा, तो सेक्शन नंबर 7 की बाहों में हमें आना पड़ेगा। सेक्शन नंबर 7 क्या बताएगा, 3 रीजन बता रहा है भैया। पहली बात, अगर आपने कोई डिफॉल्ट करा, प्रमोटर ने, आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो नहीं किया और अनफेयर प्रैक्टिसेस अगर आपने करी, 3 रीजंस है, एज सिंपल एज दैट। अगर इन 3 में से कुछ भी कांड किया ना आपने, तो फिर हम आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर रिवोक कर सकते हैं, यानी कि वापस ले सकते हैं, ठीक है। अनफेयर प्रैक्टिसेस मतलब सेल्स को और डेवलपमेंट
ऑफ एनी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट को करने के लिए आपने गलत तरीके, अनफेयर मेथड या फिर डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस आपने चालू करी। डिसेप्टिव प्रैक्टिसेस मतलब क्या होता है, तो देखिए ऐसा स्टेटमेंट बोलना, यार मैं आपको अपना फ्लैट बेचना चाहता था इस प्रॉपर्टी के अंदर, मैंने बोला क्या जोरदार प्रॉपर्टी है, सचिन तेंदुलकर रहता है जस्ट बाजू वाले फ्लैट में, मैंने बोल दिया, सामने वाले ने वो फ्लैट खरीद लिया इसी वजह से कि सचिन रहता है, बाद में सचिन नहीं निकला, तो क्या ये फ्रॉड है? यस। ये क्या डिसेप्टिव तरीका था एक तरीके से? यस, बिल्कुल था। तो फॉल्स स्टेटमेंट्स बनाना, फॉल्स रिप्रेजेंट करना, अप्रूवल या एफिलिएशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है वो असली में थी ही नहीं, डज नॉट हैव रिप्रेजेंट द प्रमोटर हैज अप्रूवल और एफिलिएशन। मैंने बोल दिया कि यस हमारे पास एप्लीकेशन में यहाँ पर परमिशन है कि हमारी बिल्डिंग के ऊपर यहाँ पर हेलीपैड बन सकता है, और सामने वाले ने वहाँ पर घर खरीद लिया, बाद में पता चला कि ऐसे कोई एफिलिएशन था ही नहीं। तो ऐसे एफिलिएशन के बारे में बोल देना जो आपके पास में नहीं है, मिसलीडिंग रिप्रेजेंटेशन कर देना और फॉल्स रिप्रेजेंट कर देना, ये सब चीज़ें फॉल्स रिप्रेजेंटेशन के अंदर आती है और गलत है। ठीक है, उन्होंने आगे क्या बोला है, द प्रमोटर परमिट्स द पब्लिकेशन ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस वेदर इन न्यूज़पेपर और अदरवाइज दैट आर नॉट इंटेंडेड टू बी ऑफर। डाल दिया न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट और बेचने की इच्छा ही नहीं है, तो ये गलत बात है ना। आप जो आप ऑफर करने का इंटेंशन है ही नहीं, उसका आप यहाँ पर एडवर्टाइज क्यों कर रहे हो, सीधी सी बात है। ठीक है, तो आगे उन्होंने क्या बोला, जरा पॉइंट देखिए सबसेक्शन नंबर 2 के अंदर। अब देखिए आगे के 2 पॉइंट्स क्या बोल रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है, तो ये रीजंस है जिसके से रजिस्ट्रेशन रिवोक हो सकता है। अब रिवोक या तो किया जाएगा या हो सकता है रिवोक ना करे। ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस आपने करी है, कुछ भी करी है, तो यहाँ पर सबसे पहले अथॉरिटी बोलेगी कि हम आपका रजिस्ट्रेशन रिवोक कर रहे हैं। क्या ऐसे ही कर सकती है क्या? नहीं, उनको यहाँ पर 30 डेज का टाइम देना पड़ेगा सामने वाले को। ठीक है, अथॉरिटी हैज़ गिवन टू द प्रमोटर नॉट लेस देन 30 डेज नोटिस, 30 दिन का नोटिस आपको देना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को, और आपको उसमें ग्राउंड्स लिखने पड़ेंगे बराबर तरीके से जो आपने कंसिडर किए हैं। राइट, तो ये तो काम आपको करना ही पड़ेगा। बट यहाँ पर अथॉरिटी बोल सकती है कि हम चलो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं करते हैं, हम आपको कंटिन्यू करने के लिए बोल देंगे, बट कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है नहीं जो हम आपके ऊपर अप्लाई करेंगे, आपको वो फॉलो करनी पड़ेगी। सो फर्दर टर्म्स एंड कंडीशन एज इट थिंक्स फिट टू इम्पोज द इंटरेस्ट ऑफ अलॉटीज, वो वैसी कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये 2 बात हो गई। अब यहाँ पर एक बार को रजिस्ट्रेशन रिवोक हो गया, उसके बाद क्या होगा, तो उसके बाद ये होगा कि अब वो प्रमोटर वेबसाइट को एक्सेस नहीं कर सकता है, उसका जो लॉगिन आईडी वगैरह है वो सब बंद हो जाएगा, और वहाँ पर कहाँ पर उसका प्रोजेक्ट का नाम और उस बंदे का नाम डिफॉल्टर की लिस्ट में आ जाएगा, उसके फोटोग्राफ के साथ में जो वेबसाइट पर वहाँ पर दिखेगा। ठीक है, ताकि सबको पता चल जाए कि ये क्या हो रहा है। बचपन में स्कूल में जैसा होता था हमारे साथ में, वैसा ही है, नोटिस बोर्ड पर आपका नाम लग चुका है। ठीक है, तो वैसा यहाँ पर काम होगा। यहाँ पर रिवोकेशन के बाद की बात कर रहे हैं। ठीक है, और क्या होगा रिवोकेशन के बाद में, रिवोकेशन के बाद में यहाँ पर जो अथॉरिटी है वो बैंक को बोल देगी इसका जो 70% वाला पैसा रखा हुआ है उसको फ्रीज कर लो। ठीक है, अगर सब कुछ सही चला, ठीक है, तो फ्रीज ही रहेगा। अगर वो प्रमोटर सुधर गया तो हम आपको वापस से डिफ्रीज करने के लिए भी बोल देंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। और भी कुछ ऐसे डिसीजन से जो पब्लिक इंटरेस्ट में लेना पड़ते हैं वो यहाँ पर अथॉरिटी ले सकती है। तो ये हुआ सेक्शन नंबर 7 जो रिवोकेशन के बारे में बात कर रहा था। अब सेक्शन नंबर 8 जो आखिरी सेक्शन है वो बोल रहा है कि अथॉरिटी का ऑब्लिगेशन क्या है, कॉन्सिक्वेंट अपॉन लैप्स और ऑन रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पर अथॉरिटी क्या करेगी, अगर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, रिवोकेशन आपने कर दिया, तो अथॉरिटी की यहाँ पर क्या ऑब्लिगेशन बनती है, उसकी क्या जिम्मेदारी बनती है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या फिर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कंसल्ट करेगी और बताएगी कि यार जो यहाँ पर बंदा था प्रमोटर उसने तो गड़बड़ कर दी है, लेट्स से वो भाग गया है, पर बिल्डिंग तो बची हुई है ना, अब बिल्डिंग का डेवलपमेंट तो कंप्लीट करना पड़ेगा, तो वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कांटेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क जो भी है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको संभाले। ठीक है, हाउएवर उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी डायरेक्शन, डिसीजन या ऑर्डर अथॉरिटी नहीं देगी, इफेक्ट में नहीं लेगी जब तक अपील का पीरियड चल रहा है। अपील का पीरियड चल रहा है मतलब आगे हम देखने वाले हैं, लोग अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकते हैं, लोग ऊपर जा सकते हैं, हाई कोर्ट के पास में जा सकते हैं। तो जो भी 45 डेज 60 डेज का जो भी टाइम पीरियड है ना, जब तक ये एक्सपायर नहीं होता है अपील का, तब तक यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन को इफेक्ट में आप नहीं ला सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 8 भी। इसी के साथ में सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 6, सेक्शन नंबर 5, सेक्शन नंबर 4 और सेक्शन नंबर 3। इस तरीके से हमने 3 से रजिस्ट्रेशन चालू किया। 3 में हमने प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करी, राइट।
हमने बात करी कि कैसे प्रायर रजिस्ट्रेशन चाहिए, अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो सीसी नहीं मिला है तो 3 महीने के अंदर अंदर आप ले लो। उसके बाद में हमने इसी के साथ में देखा कि एग्जम्पशन किन किन लोगों को दिया गया है। फोर्थ में हमने क्या देखा, फोर्थ में हमने देखा कि एप्लीकेशन देनी है तो उसके साथ में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे, लंबी चौड़ी लिस्ट थी वो हमने वहाँ पर पढ़ ली। फिफ्थ में आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जब दे रहे हैं तो सिक्स्थ में ले भी सकते हैं क्या, तो उन्होंने बोला यस। देखिए फिफ्थ में हम आपको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर रहे हैं और सिक्स्थ में क्या बोल रहा है, एक्सटेंशन है, ठीक है। तो सिक्स्थ में एक्सटेंशन दिया जाएगा और सेवंथ में आपसे वापस ले लिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सटेंशन हो सकता है फोर्स मेजोर वाले केस में, सेवंथ में आपका रिवोक कर दिया जाता है, अगर कुछ रीजंस यहाँ पर मिल गए तो रिवोकेशन भी हो जाएगा। और एट्थ में यहाँ पर अथॉरिटी की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑब्लिगेशन है कि वो यहाँ पर गवर्नमेंट से बोलकर डेवलपमेंट जो बचा हुआ है उसको करवाए। इस तरीके से 3 to 8 का रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एजेंट्स के 1-2 सेक्शन की और प्रमोटर के कुछ 1-2 सेक्शंस की। तो इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। इस वीडियो में हमने रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर लिया है, एजेंट्स के बारे में, प्रमोटर्स के बारे में अगले वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।